फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेडिंग कंपनी जो इंडिया में केवल व्यापार करने आती है, वो धीरे धीरे पूरी टेरिटरी पर अपना कंट्रोल कैसे स्टेब्लिश कर लेती है? व्यापार से साम्राज्य तक वो कैसे पहुंचती है और कैसे पूरी कंट्री पर अपना कंट्रोल कर लेती है? तो चलिए सब कुछ जानेंगे इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी स्टेब्लिशेस पावर। सबसे पहले चैप्टर के थोड़े से हम बैकग्राउंड को समझते हैं ताकि इजीली हम चैप्टर को कनेक्ट कर पाए। हमने क्लास 7th हिस्ट्री में जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था द 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, जहां पर हमने पढ़ा था कि 18th सेंचुरी में सब कॉन्टिनेंट में क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी, जिसमें हमने देखा था कि 18th सेंचुरी में मुगल पावर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी, रीजनल पावर का राइज हो रहा था और एक नई पावर ब्रिटिश पावर इंडिया में आ जाती है। ठीक है, अब उसी को हम थोड़ा सा और यहाँ पर आगे समझ लेते हैं। मुगल पावर की हम बात कर रहे हैं तो जो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था, कौन था? औरंगजेब। अब औरंगजेब जो था लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था, जिसकी डेथ होती है 1707 में। ठीक है, इससे पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी। हम थोड़ा सा यहाँ पर बस बैकग्राउंड क्लियर कर रहे हैं। तो इनकी डेथ के बाद क्या होता है? औरंगजेब की डेथ के बाद यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस देखने को मिलती है, जैसे कि जो सूबेदार थे या फिर जो जमींदार थे वो यहाँ पर पावर में आ जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो चुका है। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो चुका है तो यहाँ पर दिल्ली का भी जो रोल था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा है। इनकी पहले दिल्ली जितना इफेक्टिव सेंटर था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अब वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। और साथ ही यहाँ पर हमें एक और कंडीशन देखने को मिलती है, एक नई पावर यानी कि ब्रिटिश पावर इंडिया में आ जाती है। ठीक है, ब्रिटिश पावर इंडिया में आ जाती है। अब ये ब्रिटिश पावर इंडिया में कैसे आती है और क्या वो यहाँ पर करती है, कैसे वो पूरे सब कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल करती है, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में सब कॉन्टिनेंट में कैसे आती है। उसके बाद हम जानेंगे ट्रेड इन बंगाल, यानी कि वो बंगाल में कैसे अपना ट्रेड करती है। बंगाल में उनका ट्रेड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया था, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेड की वजह से बैटल्स कैसे होते हैं, जहां पर हम बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर की बात करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कंपनी ऑफिशियल्स नवाब कैसे बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है। तो जो नवाब थे बंगाल के, वो तो यहाँ पर अब नवाब नहीं रहते हैं। ठीक है, जो लास्ट नवाब था जैसे मीर जाफर, तो उसकी डेथ होने के बाद फिर कंपनी ऑफिशियल सोचते हैं कि हमें खुद नवाब बनना पड़ेगा। ठीक है, फिर अब ये नवाब बन जाते हैं तो अब अपनी पावर को ये कैसे एक्सपेंड करते हैं, यानी ये कंपनी रूल एक्सपेंड। अब रूल को एक्सपेंड करना है तो कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, कुछ मेथड्स अपनाने होंगे। तो कंपनी बहुत सारे मेथड्स अपनाती थी। अब मेथड्स में वो कुछ पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मेथड्स भी अपनाती थी कई बार, और कई बार वॉर भी करती थी। जैसे कि मैसूर के टीपू सुल्तान के साथ उन्होंने वॉर किया, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और साथ ही मराठास के साथ इन्होंने वॉर किया, वो भी हम देखेंगे कि मराठा पावर को कैसे इन्होंने कंट्रोल किया। उसके बाद पैरामाउंट्सी और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसीज यहाँ पर जो कंपनी है वो बनाने लगती है, इनकी अपनी पॉलिसीज भी वो इम्प्लीमेंट करने लगती हैं। इसके बाद उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी हम देखेंगे, जिसमें जस्टिस का क्या सिस्टम था, इनकी कोर्ट का क्या सिस्टम था और उनकी आर्मी का क्या सिस्टम था, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। कहां से हम शुरू करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। पूरा चैप्टर बहुत ही इजी है। अगर एक बार आपने चैप्टर को समझ लिया स्टोरी की तरह, तो आपको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आती है इंडिया में, थोड़ा सा स्टोरी को समझिए। तो 1600 में 1600 में क्या होता है कि जो ब्रिटेन की इंग्लैंड की एक कंपनी थी, इंग्लैंड जो है ब्रिटेन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी, वो
एलिजाबेथ फर्स्ट, जो वहाँ की इंग्लैंड की उस समय क्या थी, क्वीन थी, उससे एक चार्टर लेती है। ठीक है, चार्टर फ्रॉम एलिजाबेथ फर्स्ट। अब ये चार्टर का मतलब क्या है, इस चार्टर में लिखा था, एक तरह से आप कह सकते हैं चार्टर का मतलब एक ऑर्डर था। क्या ऑर्डर था कि ब्रिटेन की कोई भी ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी और ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट में ट्रेड करने के लिए नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ज़्यादा कंपनियां जाएगी तो इनको प्रॉफिट कम होगा, इसीलिए इन्होंने पहले चार्टर ले लिया। और चार्टर लेने के बाद 1608 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ईस्ट में आती है। ठीक है, थोड़ा सा एकदम लोकेशन हम इसकी पहले समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा यूरोप है, उसके बाद यहाँ पर हमारा ये एशिया आ जाता है, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर अफ्रीका है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने दूर बना दिया इसको। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आती है, ये जो आपको यूरोप दिख रहा है, यूरोप, ये आइलैंड जो है यूरोप के ही पार्ट है। ये वाला आइलैंड जो है इसे हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इस ब्रिटेन के अंदर ही एक पार्ट है इंग्लैंड, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, इधर अफ्रीका के रास्ते से होकर यहाँ पर इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कहाँ से और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंडिया में। इसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो ऑलरेडी पुर्तगाल लोग हैं। ठीक है, ये कैसे हो सकता है, ये जो चार्टर था इसके अकॉर्डिंग इंग्लैंड की कोई कंपनी नहीं आ सकती है, लेकिन और भी तो यूरोपियन कंट्रीज हैं, और भी तो ट्रेडिंग कंपनीज हैं इंग्लैंड के अलावा, तो वो यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, लेकिन उससे पहले ही 1498 में वास्को डी गामा यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि पुर्तगाल लोग यहाँ पर, पुर्तगीज यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उसके बाद डच आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर फ्रेंच भी आ जाते हैं। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, सब अपना अपना व्यापार करे बढ़िया से, दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आती है कि सभी को सेम चीज चाहिए थी, सेम थिंग्स, सेम थिंग क्या चाहिए थी, सभी को चाहिए था सिल्क, कॉटन और कुछ मसाले जैसे पेपर, कार्डेमम, क्लोव, सिनेमन, इस तरीके के मसाले और सिल्क कॉटन को चाहिए था। तो अब जो ज़्यादा पैसे देगा इंडिया के व्यापारी उन्हीं को बेचेंगे, तो इस वजह से प्राइस बढ़ जाते हैं और प्रॉफिट कम होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती है कि अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो इन सभी कंपनियों को हटाना होगा। तो फिर क्या होता है, इन सभी कंपनियों के बीच में, ये जो पुर्तगीज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच, फ्रेंच, इन सभी के बीच में बैटल्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब बैटल्स में क्या होता है, एक दूसरे के जो जहाज थे जिससे वो ट्रेड करते थे वो एक दूसरे के डुबा देते थे। उसके अलावा ये रास्ते को ब्लॉक कर देते थे, अगर कोई व्यापार के लिए आ रहा तो उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया, या फिर अपने किले बनवा लिए, अपने रक्षा के लिए आर्मी रखने लगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बैटल्स हो रहे थे। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार करने आया है और अगर व्यापार करते करते वो अपनी आर्मी रखने लगा, युद्ध करने लगा, तो वहां के रूलर को तो गुस्सा आएगा। तो इस वजह से जो वहां के लोकल रूलर थे, ठीक है, जो इंडिया में उस समय लोकल रूलर थे, उनको भी गुस्सा आया, उनके साथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो आगे ये भी हम जानेंगे कि कैसे इनके साथ लड़ाई होती थी। तो इसके बाद हम देख लेते हैं ट्रेड इन बंगाल, यानी कि बंगाल में कैसे वो व्यापार करते हैं। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है, लेकिन यहाँ पर और भी ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं, तो इसलिए सभी के बीच में लड़ाई होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। अब बंगाल में ट्रेड इनका कैसे शुरू होता है, तो बंगाल की अगर हम बात करें तो सबसे पहली फैक्ट्री जो इन्होंने लगाई थी बंगाल में, फर्स्ट फैक्ट्री, वो कहाँ लगाई थी, बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। ठीक है, पहली फैक्ट्री इन्होंने बैंक्स ऑफ हुगली रिवर यानी कि हुगली नदी के किनारे लगाई थी कलकत्ता में, जहाँ पर वेयर हाउस भी था, जहाँ पर ये स्टोरेज करते थे। उसके अलावा यहाँ पर ऑफिसेज भी होते थे। ठीक है, ये जो फैक्ट्री थी ये इन्होंने कब लगाई थी, 1651 में। उसके बाद 1696 में क्या होता है कि ये अपने किले बनवाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फोर्ट्स
बनाना शुरू कर देते हैं। उसके कुछ सालों बाद ही यानी कि 1698 में क्या होता है, ये मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब्स देके यानी कि रिश्वत देके उनसे उन्होंने जमींदारी राइट ले लिए। ठीक है, ब्राइब्ड मुगल्स और जमींदारी राइट्स इन्होंने ले लिए। अब जमींदारी राइट्स इन्होंने कहाँ के लिए, तो 3 विलेजेस के इन्होंने जमींदारी राइट लिए थे, जिसमें से कालीकट भी एक विलेज था। ये तो इन्होंने किया, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जो रूलर था मुगल रूलर उस समय औरंगजेब को भी इन्होंने कन्विंस कर लिया कि देखिए हम यहाँ पर व्यापार करने आए हैं, अगर हम टैक्स पे करेंगे तो हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। तो इन्होंने औरंगजेब को ऐसे बेला फुसला के औरंगजेब को कहा कि देखिए आप एक फरमान जारी कर दीजिए कि जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है इन्हें कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, औरंगजेब को ये कन्विंस करते हैं और औरंगजेब एक फरमान जारी करता है। फरमान मतलब एक ऑर्डर जारी करता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कोई भी टैक्स नहीं पे करेगी। ठीक है, अब फरमान जारी कर दिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका मिसयूज किया, इसका गलत फायदा उठाया। कैसे गलत फायदा उठाया, भाई औरंगजेब ने कहा कि आप व्यापार करोगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी ब्रिटिशर को अपने लिए कुछ सामान खरीदना होता, पर्सनल यूज़ के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, तो भी वो टैक्स पे नहीं करते कि हमें तो फरमान मिला हुआ है कि हम ब्रिटिशर्स टैक्स पे नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये पॉलिसीज़ का, ऑर्डर का मिसयूज़ भी करते थे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ट्रेड तो इनका चल रहा था और जो नवाब थे यानी कि पूरा जो सब कॉन्टिनेंट था, मुगल रूल था उस समय, अलग अलग पार्ट्स में सब कॉन्टिनेंट डिवाइड था जिसे हम प्रोविंसेस कहते हैं, और वहाँ पर नवाब होते थे। तो नवाब के साथ भी इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे साथ में। तो अब नवाब के साथ ये जो ट्रेड है इसकी वजह से बैटल कैसे होते हैं, युद्ध कैसे होते हैं, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ट्रेड लेड टू बैटल। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 17th से 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो क्या कंडीशन थी। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है, बंगाल के जो नवाब हैं वो एक तरह से वो नवाब हैं, तो नवाब है तो अपनी ऑटोनॉमी उन्हें मेंटेन करके रखनी है। तो चाहे आप व्यापारी हो, आपको औरंगजेब ने फरमान दे दिया, लेकिन हमारे जो प्रांत है उसको रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा, इसलिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए इनकी लड़ाइयाँ ऐसे चलती रहती थी। आइए थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं। तो बंगाल का ये अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो बंगाल के जो नवाब थे, जैसे सबसे पहले कौन थे, मुर्शिद कुली खान थे, उसके बाद आते हैं अलीवर्दी खान, और उसके बाद कौन आते हैं, सिराजुद्दौला। ठीक है, ये जो तीनों ही रूलर थे, ये जो तीनों ही नवाब थे, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। पावरफुल मतलब कि इन्होंने कंपनी को साफ कह दिया कि आपको कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगा, कोई भी छूट नहीं मिलेगी, आप किले भी नहीं बना सकते, अपनी आर्मी भी नहीं रख सकते, आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम टैक्स पे नहीं करेंगे। और तो और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको डिसरिस्पेक्टफुल लेटर भी लिखी, यानी कि इनको लेटर लिखते थे जिसमें इनकी रिस्पेक्ट, नवाब की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते थे, उनकी ह्यूमिलिएट करने की उनको कोशिश करते थे। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही थी कि अगर हमें अपने ट्रेड को फ्लरिश करना है, अपने व्यापार को बढ़ाना है, तो हम टैक्स पे नहीं करेंगे। ठीक है, इस वजह से इनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अब ये जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट थे इसकी वजह से बड़े युद्ध कैसे होते हैं तो वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा कि कॉन्फ्लिक्ट इनका कैसे चल रहा था, नवाब के साथ इनके कैसे रिलेशन थे। अब स्टोरी को समझिए, स्टोरी में क्या होता है। जो अलीवर्दी खान था, अलीवर्दी खान जो कि बंगाल का नवाब था, उसकी डेथ होती है कब, 1756 में। ठीक है, अब इसके बाद कौन नवाब बनता है, सिराजुद्दौला। तो फिर
सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन जाता है। अलीवर्दी खान की डेथ होने के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। सिराजुद्दौला कंपनी को डायरेक्ट कह देता है कि आप पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर मत कीजिए, टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जब कंपनी इनकी बात नहीं मानती है तो सिराजुद्दौला 30,000 सैनिकों को लेकर कहाँ पहुंच जाता है, जो इनकी बंगाल में फैक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, कासिम बाजार फैक्ट्री, कासिम बाजार फैक्ट्री, वहां पर सिराजुद्दौला पहुंच जाता है, वहां पर आक्रमण कर देता है और वहां पर जो ऑफिशियल्स थे उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, वहां वेयर हाउस को ताला लगाते हैं, उनके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं और ऐसा यहाँ पर सिस्टम हमें देखने को मिलता है। इसके बाद वो निकल जाते हैं कलकत्ता की तरफ भी, ठीक है। कलकत्ता में जो उनकी फैक्ट्री थी वहां पर भी ये जो सिराजुद्दौला है ये जाने लगते हैं। ये खबर कि यहाँ पर कासिम बाजार फैक्ट्री में ऐसा ऐसा हुआ, ये खबर जब कंपनी ऑफिशियल्स को लगती है तो जो मद्रास में थे उस समय, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर आर्मी भेजते हैं, सेना भेजते हैं। रॉबर्ट क्लाइव कौन था, वो भी एक ब्रिटिश ऑफिशियल ही था ऑब्वियसली, और वो सेनापति काइंड ऑफ हम कह सकते हैं। तो सेना उसके अंडर में आती है और 1757 में 1757 में स्टार लगा लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और इसमें सिराजुद्दौला हार जाता है। अब आप सोच रहे कि इतनी सारी आर्मी सिराजुद्दौला के पास है फिर भी वो क्यों हार जाता है, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी गैंग में शामिल कर लिया, उसको ब्राइब देके और बहला फुसला के कि अगर सिराजुद्दौला हार गया तो हम तुम्हें नवाब बनाएंगे। तो सेनापति मीर जाफर यहाँ पर सेना लेकर पहुंचता ही नहीं है और सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है। आप एक बार सोचकर देखिए कि अगर मीर जाफर यहाँ पर धोखा नहीं देता तो क्या कंडीशंस हो सकती थी, ठीक है। हो सकता था कि इनकी पॉलिटिकल जो पावर थी वो लिमिटेड रह जाती, लेकिन हम पॉसिबिलिटी के बारे में कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस युद्ध का परिणाम क्या होता है। अब जैसा ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हम जीत जाएंगे तो मीर जाफर को क्या बनाएंगे, नवाब बनाएंगे, तो फिर यहाँ पर मीर जाफर जो है वो नवाब बन जाता है, ठीक है। लेकिन अब आफ्टर ऑल एक नवाब है तो अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी रखनी पड़ेगी। तो जो भी कंपनी अगर उन्हें लगता कुछ गलत कर रही है तो कंपनी के खिलाफ वो प्रोटेस्ट भी करता था। तो मीर जाफर ने जब प्रोटेस्ट किया तो मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को नवाब बना दिया, ठीक है, क्योंकि कंपनी को चाहिए थे पपेट रूलर, जो केवल नाम के रूलर हो, उनकी बात माने कंपनी की, ऐसे रूलर कंपनी को चाहिए थे। तो मीर कासिम जो था अब उसने भी प्रोटेस्ट किया। तो बैटल ऑफ बक्सर जो कि कब होता है, 1764 में होता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है कि मीर जाफर के साथ और भी, जैसे कि जो मुगल रूलर था शाह आलम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। युद्ध होता है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और फिर ब्रिटिशर्स अगर जीत जाते हैं तो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हमें अब दीवानी राइट मिलेंगे। तो शाह आलम जो कि हार चुका था तो मजबूरी में दीवानी राइट देने पड़े, यानी कि 1765 में दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स मिल जाते हैं किसको, ब्रिटिशर्स को। दीवानी राइट यानी कि टैक्स कलेक्ट करने के राइट। फिर मीर कासिम हार जाता है और मीर जाफर को वापस से क्या बना दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। मीर जाफर ने कहा कि अब ऐसा प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, वापस से बना दो, तो वापस से यहाँ पर बना दिया जाता है। अब ये जो बैटल ऑफ बक्सर बनने पड़ा, तो बैटल ऑफ बक्सर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट था पूरी हिस्ट्री में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि ये पहली मेजर विक्ट्री थी ब्रिटिशर्स की इंडिया में, ठीक है।
तो यहाँ पर आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। 1765 में अब दीवानी राइट कंपनी को मिल गए। तो अब कंपनी पहले क्या करती थी कि उन्हें जो कुछ भी इंडिया से खरीदना है तो कुछ देना भी पड़ेगा, तो इसलिए वो ब्रिटेन से गोल्ड सिल्वर वगैरह मंगाती थी। लेकिन अब उनके पास यहाँ से इनफ रिवेन्यू बन जाता, तो अब वो ब्रिटेन से कुछ भी सोना या वगैरह नहीं मंगवाती थी और खुद ही यहाँ पर इनफ उन्हें अर्निंग हो जाती, तो उसी से वो व्यापार यहाँ पर करते थे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब। अब कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने सोचा कि हम दूसरों को नवाब बना रहे हैं, इससे अच्छा हम खुद नवाब बन जाते, क्योंकि इतनी पावर तो इनके पास अभी तक आ चुकी थी। तो जब बक्सर का युद्ध होता है उसके बाद यहाँ पर बंगाल का कौन नवाब बनता है? बंगाल का नवाब कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का नवाब इसलिए बनाया गया ताकि वो करप्शन को खत्म कर सके। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव खुद ही इतना करप्ट था, बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने यहाँ पर छापा, और जब वो इंडिया से जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास से मिलता है। फिर वहाँ पर कोर्ट में भी उनको बुलाया जाता है, उनको छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन फिर बाद में वो कुछ सालों बाद सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, मेन जो टॉपिक था कंपनी रूल एक्सपांड। ये दूसरा फेज शुरू हो जाता है इस चैप्टर का। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, अब वो यहाँ पर धीरे धीरे पॉलिटिकली थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब वो अपने रूल को कैसे एक्सपेंड करती है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो कंपनी ने कई सारे मेथड्स यहाँ पर अपनाए। मेथड्स का मतलब कि कई सारे ऐसे तरीके जिससे कि वो अपने पावर को और फैला सके और बढ़ा सके। जैसे कि कई बार उन्होंने पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक तरीके अपनाए और कई बार इन्होंने युद्ध भी किए। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया 1757 से लगाकर 1857 तक। ठीक है, 1757 में क्या होता है? बैटल ऑफ बक्सर नहीं, बैटल ऑफ प्लासी होता है। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद उनके पास पावर आ जाती है, टर्निंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं। तो उसके बाद से और 1857 जब तक स्वतंत्रता की क्रांति नहीं होती तब तक बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने जो रूल था, अपना जो पावर थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया। इन्होंने कैसे बढ़ाया? तो मेथड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक मेथड्स की बात करते हैं। तो इन्होंने कई सारी मेथड्स अपनाए जिसमें इन्होंने डायरेक्ट वॉर नहीं किए। ठीक है, तो क्या मेथड अपनाए? जैसे अपने ये क्या करते थे, एजेंट्स रखते थे, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, रेसिडेंट्स। अब जो भी कोई नवाब है तो उसके कोर्ट में, उसके दरबार में ये अपने एजेंट से अपने रेसिडेंट रखते जो पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करते थे। ठीक है, ये इतना इंटरफेयर करते थे, मतलब कि कौन रूलर बनेगा और क्या डिसीजन लेना चाहिए, इतना भी ये बीच में इंटरफेयर करने लगे थे। ठीक है, और कौन से तरीके इन्होंने अपनाए? तो यहाँ पर इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस लगाया। सब्सिडियरी अलायंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो रूलर है वो अपनी आर्मी नहीं रख सकता, कंपनी उसको आर्मी देगी प्रोटेक्शन के लिए, और बदले में जो रूलर है वो कंपनी को पैसा देगा। अगर रूलर ऐसा नहीं करता है तो उसकी टेरिटरी एज अ पेनल्टी उससे ले ली जाती है। जैसे कि कई सारे नवाब के साथ ऐसा होता है, जैसे कि हैदराबाद के जो नवाब थे तो उनसे उनकी टेरिटरी ले ली गई थी, और भी नवाब से उनकी टेरिटरी ले ली गई थी। सब्सिडियरी अलायंस यानी कि नो आर्मी ऑफ रूलर, उसके बदले में कंपनी उन्हें आर्मी देगी और उसके बदले उन्हें पे करना पड़ेगा। अगर पेमेंट उनका नहीं होता है तो उनकी क्या हो जाएगी, उनकी जो टेरिटरी है वो उससे छीन ली जाएगी। तो ये मेथड्स कंपनी ने अपनाए। कई बार कंपनी ने डायरेक्ट वॉर भी किया, जैसे कि मैसूर के टीपू सुल्तान के साथ होता है। क्या होता है वो हम यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, टीपू सुल्तान, जिन्हें क्या कहा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान, मैसूर की क्या स्टोरी थी? पहले तो मैसूर का हम पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पर देख लेते हैं, मैसूर में क्या चल रहा था। तो मैसूर में सबसे पहले तो रूल कर रहे थे हैदर अली, उसके बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान यहाँ पर
रूल करता है। कब से कब तक रूल करते हैं? 1761 से लगाकर 1782 तक हैदर अली रूल करते हैं और 1782 से लगाकर 1799 तक टीपू सुल्तान रूल करते हैं। अब हुआ क्या कि टीपू सुल्तान जो थे और ये जो मैसूर के रूलर्स थे, यहाँ पर हम लिख देते हैं मैसूर की हम बात करें तो मैसूर के जो रूलर्स थे इनका कंपनी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था। जो मालाबार कोस्ट से जो ट्रेड होता था उन पर इनका कंट्रोल था और इनके रिलेशन फ्रेंच के साथ बहुत अच्छे थे। जो फ्रेंच व्यापारी भी यहाँ पर थे तो उनके साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। और तो और कंपनी के लिए तो इन्होंने जो लोकल व्यापारी थे उनको भी कह दिया था कि कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेगा। तो इस वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कंपनी इनके साथ कई सारे युद्ध लड़ती है। ठीक है, मैनी वॉर्स। जैसे अगर हम बात करें, पहला 1767 से 1769 तक फर्स्ट वॉर होता है। उसके बाद 1780 से लगाकर 84 तक, फिर 1790 से लगाकर 92 तक, उसके बाद लास्ट जो होता है 1799 में होता है। ये 4 जो युद्ध होते हैं इनका क्या क्या परिणाम था? फर्स्ट जो वॉर था 1767 से 69, जब यहाँ पर हैदर अली रूल कर रहे थे तो हैदर अली ने इनको हरा दिया। सेकेंड वॉर में क्या होता है? हैदर अली की डेथ हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं 82 में कौन आ गए थे? टीपू सुल्तान। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान लड़ाई करते हैं, फिर 1790 से 92 वाले में टीपू सुल्तान इनको हरा देते हैं। फिर 1799 में जो युद्ध होता है उसमें टीपू सुल्तान यहाँ पर क्या करते हैं? टीपू सुल्तान यहाँ पर हार जाते हैं। और ये जो एरिया था मैसूर का, ये वहाँ पर जो पहले एक वोडियार डायनेस्टी रूल कर रही थी उसको दे दिया जाता है यहाँ का कंट्रोल। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, डायरेक्ट युद्ध भी इन्होंने किए कंपनी ने कई बार। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। अब मराठास के साथ इन्होंने कैसे वॉर किया वो भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आई होप आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद वॉर विथ मराठास। तो हमें पता है कि जो मराठा थे 18th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो 18th सेंचुरी में मराठा भी थे, सिख भी थे, तो मराठास के साथ भी ऑब्वियसली इनके कॉन्फ्लिक्ट होंगे। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले तो 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसके बाद मराठा पावर जो थी वो वीक हो जाती है। ठीक है, वीक हो जाती है। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का, दिल्ली से एडमिनिस्ट्रेशन का सपना था वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जो मराठास थे वो पेशवास के अंडर रूल कर रहे थे। पेशवास के अंडर कई सारे मराठा रूल कर रहे थे। जैसे कि अगर हम बात करें गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, भोसले, तो इस तरीके से मराठास पेशवा के अंडर रूल कर रहे थे। अब लड़ाई कहाँ होती है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कई सारे 3 वॉर्स यहाँ पर लड़ती है। ठीक है, पहला जो वॉर होता है, फर्स्ट जो बैटल होता है जो 1782 में एंड हो जाता है ट्रीटी ऑफ सलबाई के साथ। ट्रीटी ऑफ सलबाई के साथ, इसका क्या मतलब? ये एक संधि थी, समझौता था। अभी आपको डिटेल में इसके बारे में नहीं जानना है, लेकिन यहाँ पर कोई क्लियर विक्टर नहीं था कि कौन जीता है कौन हारा है। यहाँ पर एक समझौता हो जाता है। ठीक है, सेकेंड वॉर जो होता है 1803 से 1805 तक, जिसमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो ओडिशा, दिल्ली, आगरा यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो वॉर होता है 1817 से 19 तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? जो पेशवास थे, पेशवास को रिमूव कर दिया जाता है, इनको बिठूर भेज दिया जाता है जो कि कानपुर के पास है, और उन्हें पेंशन भी दी जाती है। तो ऐसा कुछ इनका सिनेरियो था मराठास के साथ। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इनकी कुछ पॉलिसीज, जैसे कि पैरामाउंट्सी का क्लेम या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लेस। तो ये पॉलिसीज क्या थी इसके बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं। फर्स्ट जो पॉलिसी थी कौन सी? पैरामाउंट्सी। ठीक है, पैरामाउंट्सी। पैरामाउंट्सी का मतलब होता है सुप्रीम, यानी कि सबसे ऊपर, सबसे पावरफुल। तो ये जो पॉलिसी थी ये किसके अंडर आई थी? ये लॉर्ड हेस्टिंग के अंदर आती है। लॉर्ड हेस्टिंग जो कौन था? जो कि एक गवर्नर जनरल था। ठीक है,
इस पॉलिसी के अंदर ये क्या कर सकते थे, ये किसी भी एनेक्स एनी किंगडम और थ्रेटन्स टू एनेक्स, यानी कि किसी भी किंगडम को ये अपनी मर्जी से अपने कब्जे में कर सकते थे या फिर कब्जे में करने की धमकी भी दे सकते थे। तो ऐसा कुछ इस पॉलिसी के अंदर सिस्टम था। अब यहाँ पर क्या होता है, आप बात को समझिए कि 1830s की अगर हम बात करें तो इन्होंने सेंट्रल इंडिया में या फिर साउथ इंडिया में तो कब्जा कर लिया, लेकिन इनको चिंता थी नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट की। ठीक है, ये जो हमारा इंडिया है, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, इससे कोई भी फॉरेन पावर आ सकती है, तो यहाँ का इनको डर था। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि अफगानिस्तान के साथ वॉर किए। जो रशिया था, इनको डर था कि कहीं रशिया वाले यहाँ पर अटैक ना कर दे, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि 1838 से लगाकर 1838 से लगाकर 1842 तक इन्होंने अफगानिस्तान के साथ कई सारे युद्ध लड़े। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो सिंध वाला एरिया था, उसको भी 1843 में इन्होंने कब्जे में कर लिया। लेकिन पंजाब में रूल करे थे महाराजा रंजीत सिंह, जो कि बहुत पावरफुल थे, तो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1839 में। तो फिर ये क्या करते हैं, जो सिख पावर थी उसके साथ भी ये लड़ाइयाँ करते हैं ब्रिटिशर्स, और फिर फाइनली 1849 में, ठीक है, यानी कि 10 सालों बाद ये क्या करते हैं, पंजाब को भी अपने कब्जे में कर लेते हैं, पंजाब को भी एनेक्स्ड कर लेते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर पैरामाउंट्स का क्लेम इन्होंने किया। 1830 में क्या हुआ, इन्हें चिंता हो गई कि कहीं कोई फॉरेन अटैक ना कर दे नॉर्थ वेस्ट से, तो इन्होंने 38 से 42 तक अफगानिस्तान के साथ वॉर किया। 1843 में सिंध वाले एरिया को कब्जे में कर लिया, और 1849 में पंजाब वाले एरिया को भी इन्होंने कब्जे में कर लिया। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स जो इनकी पॉलिसी थी उसके बारे में भी यहाँ पर हम जान लेते हैं। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स ये जो पॉलिसी थी, यहाँ पर ही लिख देते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। तो ये पॉलिसी आती है किसके अंदर, लॉर्ड डलहौजी के अंदर। ठीक है, जो कि क्या था, गवर्नर जनरल। ठीक है, 1848 से आई थिंक 56 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड डलहौजी के समय ये जो नीति है, पॉलिसी है, ये आती है। इसका क्या मतलब है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स का मतलब है कि अगर कोई किंग है या रूलर है, क्वीन है, अगर उसका कोई मेल एयर नहीं है, मेल एयर का मतलब कि कोई मेल उसका चाइल्ड नहीं है, उसके बाद कोई रूलर नहीं है जो मेल हो, तो उसका जो टेरिटरी है वो अपने कब्जे में कर लेगी। ठीक है, या फिर अगर उन्हें लगता है कि जो किंग या रूलर है वो सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अगर वो वीक है, तो भी अपनी उनकी टेरिटरी पर ब्रिटिशर्स कब्जा कर लेंगे। ठीक है, या अगर कोई मेल चाइल्ड उन्होंने एडॉप्ट भी किया है तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इनके हमारे लिए आपके पास मेल चाइल्ड नहीं है, चाहे आपने एडॉप्ट किया, लेकिन वो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस पॉलिसी के तहत इन्होंने कई सारे पार्ट्स को अपने कंट्रोल में किया, जैसे कि जहाँ पर सतारा, अवध, जोधपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, इन सभी पार्ट्स को इन्होंने कैप्चर किया इस डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के अंडर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब नए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की यहाँ पर हम बात करते। पहले हमने जाना कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर थोड़ी सी गेन कर ली, उसके बाद रूल को एक्सपेंड किया। रूल एक्सपेंड होने के बाद अब वो एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप करती है। तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन वो सेटअप करती है वो हम देख लेते हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोर्ट यानी जस्टिस का क्या सिस्टम था उसके बारे में समझेंगे, और आर्मी में क्या सिस्टम चल रहा था वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप अभी जितना पढ़ा हमने वो आपको समझ आ चुका होगा। बस लास्ट टॉपिक बचा है हमारे चैप्टर का। ठीक है, तो नए एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो पूरी जो कंडीशन थी सब कॉन्टिनेंट की उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, 19वीं सेंचुरी तक आते आते क्या कंडीशन हो गई थी। तो ये जो पूरा हमारा
ये जो हमारा पूरा इंडिया था, ठीक है, ये जो पूरी कंट्री थी वो 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइड हो चुकी थी, ठीक है, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है, जिसे हम मुंबई कहते हैं आज। तो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे 3 प्रेसिडेंसीज में पूरा सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हो चुका था। और हर एक प्रेसिडेंसी में, जैसे अगर हम बात करें बंगाल की, बॉम्बे की या मद्रास की, तो हर एक प्रेसिडेंसी में क्या होता था, एक गवर्नर जनरल, एक गवर्नर होता था, 1 गवर्नर ईच इन ईच प्रेसिडेंसी, ठीक है। उसके अलावा ये जो तीनों प्रेसिडेंसी, इनके ऊपर एक हेड भी होता था, यानी कि हर एक प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर है, लेकिन उसके अलावा भी सभी गवर्नर का एक हेड होता था, जिसे हम क्या कहते थे, हेड जो होता था उसे हम क्या कहते थे, हम उसे कहते हैं गवर्नर जनरल, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल की, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, जो गवर्नर जनरल कब बना था, 1773 में। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1773 में गवर्नर जनरल बना था। तो वारेन हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल बना तो इसी के अंडर, यानी कि ये जब गवर्नर जनरल था उस समय बहुत ज़्यादा एक्सपांशन कंपनी का हुआ, बहुत ज़्यादा नई नई पॉलिसीज बनाई गई। तो कैसे बनाई गई देखते हैं। कोर्ट के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो कोर्ट की अगर हम बात करें तो आई होप सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। कोर्ट की अगर हम बात करें तो एक जस्टिस का नया सिस्टम हमें देखने को मिला। क्या नया सिस्टम, तो 2 कोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, पहला है हमारा फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट जिसे हम फौजदारी अदालत कहते हैं, फौजदारी अदालत। और उसके अलावा दूसरा था यहाँ पर सिविल कोर्ट जिसको हम क्या कहते हैं, दीवानी अदालत कहते हैं। ये 2 कोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये जो पहला क्रिमिनल कोर्ट है इसमें किसके अंडर होता था, तो ये जूरिस्ट काजी और मुफ्तीस के अंडर होता था, जो जज या जूरिस्ट होते थे, ठीक है। सिविल कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये पंडित्स या पंडित्स और मौलवीस के अंदर होता था, ठीक है, मौलवीस के अंडर होता था। यहाँ तक बात क्लियर है। जस्टिस का सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। 2 तरह के कोर्ट हुआ करते थे। क्रिमिनल कोर्ट जिसे फौजदारी अदालत कहते, जो कि काजीज और मुफ्तीस के अंडर होता था। सिविल कोर्ट जिसे दीवानी अदालत कहते, जो पंडित और मौलवीस के अंडर होता था। लेकिन इन सभी को सुपरवाइज कौन करता था, यानी कि कोर्ट से भी ऊपर कौन होता था, सुपरवाइज बाय कलेक्टर, ठीक है। तो कलेक्टर इन सभी को सुपरवाइज करता था। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। अब अगर हम बात करें प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो भी यहाँ पर लॉज बनाए गए वो धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं पंडित और मौलवी यहाँ पर लीड कर रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंग बनाए गए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जितने भी धर्मशास्त्र में लॉज है उनको पंडित अलग अलग तरीके से अपने तरीके से इंटरप्रेट करते थे। तो यही तो प्रॉब्लम है। अब आप एक पंडित कहेगा कि ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा कहेगा, तो फिर सिस्टम कैसे सही रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1775 में जो 11 पंडितों को बुलाकर सारे जो लॉज थे उनको कंपाइल किया जाता है और बाद में ट्रांसलेट भी करवा दिया जाता है। उसके कुछ सालों बाद 1778 में सेम मुस्लिम लॉज के साथ भी होता है। मुस्लिम लॉज को भी क्या किया जाता है, कंपाइल करवा दिया जाता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो वो कब बना था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके अंडर इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और साथ ही एक कोर्ट ऑफ अपील जिसे हम सदर निजामत अदालत कहते हैं वो भी बनवाया गया। यहां तक आई होप आपको समझ आ चुकी होगी सारी चीजें। अब अगर हम आर्मी की बात करें तो यहाँ पर आर्मी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर आर्मी के बारे में कि अगर हम बात करें सबसे पहले मुगल आर्मी की, तो मुगल आर्मी की क्या कंडीशन थी कि यहाँ पर जो कावलरी होते थे, कावलरी और इन्फेंट्री,
इसका क्या मतलब है? कावलरी का मतलब है जो घुड़सवार होते थे, और इन्फेंट्री का मतलब जो पैदल सैनिक होते थे। तो दोनों तरह के आर्मी में होते थे। तो कावलरी जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे, यानी कि घुड़सवार की संख्या आर्मी में ज्यादा थी। और अगर हम बात करें इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों की संख्या क्या थी? आर्मी में कम थी। अब कुछ समय बाद क्या होता है? कंडीशन बदल जाती है। कैसे कंडीशन बदलती है? अगर हम बात करें 1820s की, तो 1820s में क्या होता है कि ये जो मुगल आर्मी थी, यहाँ पर पीजेंट्स को भर्ती किया जाता है आर्मी में। पीजेंट्स की संख्या बढ़ जाती है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है और आर्मी में भर्ती किया जाता है। तो अब क्या कंडीशन हो गई? पहले घुड़सवार यानी कावलरी की संख्या ज्यादा थी, अब कावलरी की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है और इन्फेंट्री यानी कि पैदल सैनिकों की संख्या बढ़ जाती है। तो मुगल आर्मी के इसी आइडिया को देखते हुए जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने भी अपनी आर्मी में ऐसी ही टेक्निक लगाई, यानी कि इन्फेंट्री पैदल सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, जिन्हें वो क्या कहते थे? सिपोई आर्मी कहते थे। जिसे हम सिपाही कहते हैं, उसका ही एक इंग्लिशाइज्ड वर्जन है सिपोई। तो सिपोई आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई, ठीक है। और वहां पर क्या होता था? यूनिफॉर्म कल्चर होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर होता था, ठीक है। और उनकी जो फीलिंग्स थी कास्ट वाली या उनके रिलीजन वाली, तो उन सभी फीलिंग्स को इग्नोर किया जाता था। यानी कि सोल्जर को कहा जाता था कि आप आर्मी में एक सोल्जर हैं, ना कि अपनी कम्युनिटी के मेंबर। तो इस वजह से कई सोल्जर्स को यहाँ पर बुरा भी लगा, ठीक है। अगर हम बात करें 1857 तक आते आते, 1857 तक आते आते 63% ऑफ द टेरिटरी पर ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा कर लिया था, डायरेक्ट रूल, ठीक है। और बाकी बचा हुआ जो पार्ट था उस पर इनडायरेक्ट रूल था। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1857 तक आते आते पूरे इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनडायरेक्टली अपना कंट्रोल स्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है वो हम जानेंगे अगले चैप्टर में। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।